अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। किसान आसानी से बनाए वर्मी कंपोस्ट खाद। अगेती तरबूज की खेती करके कमाएं अधिक मुनाफा। आज किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है और जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट खाद का बेहद बड़ा योगदान है। किसान वर्मी कंपोस्ट खाद अपने स्तर पर आसानी से बना सकते हैं, तो आप किस प्रकार से बनाएं वर्मी कंपोस्ट खाद और इसका फसलों में उपयोग कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन के विस्तार शिक्षा निदेशालय के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर राजेश कौशल। केंचुआ खाद सिर्फ खाद के रूप में ही नहीं बल्कि हमारे किसान भाई जो हैं इसे एज ए एंटरप्रेन्योरशिप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसको आप अपनी एक इनकम का सोर्स भी बना सकते हैं, जिसमें आप खाद भी बेच सकते हैं तथा उसके साथ साथ केंचुओं को मल्टीप्लाई करके उनको भी बेच सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलित है, लेकिन पिट विधि सबसे ज्यादा लोकप्रिय और लाभदायक विधि है। इस विधि में क्षेत्र का आकार आवश्यकता अनुसार रखा जाता है। आमतौर पर मध्यम वर्ग के किसानों के लिए 100 मीटर वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त रहता है। अच्छी गुणवत्ता की केंचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट तथा ईंटों से पक्की क्यारियां बनाई जाती है, जिन्हें वर्मी बेड भी कहते हैं। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस प्रकार की लगभग 90 क्यारियां बनाई जा सकती है। इसके लिए जमीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई जगह का चुनाव करना चाहिए। जहां तक केंचुआ बेचने की बात है, वर्मी कल्चर जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए आपको इस तरह के पिट बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए चलते हैं, तो उसमें हमें दूसरे मेथड जो है उसमें काम नहीं करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या कर सकते हैं कि जो आरा मशीन के नीचे की जो बूरा जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो उसकी एक 4 से 6 इंच की लेयर उसके ऊपर बिछा देंगे। उसके ऊपर आप गोबर रख देंगे और उसमें जब आपका वो गोबर लगभग 18 से 20 दिन पुराना हो जाएगा, तब आपने केंचुए डालने। केंचुओं का मैं आपको थोड़ा सा विवरण देना चाहूँगा कि केंचुए जो हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो आइसिनिया फोर्टिडा सबसे बढ़िया इनकी एक प्रजाति है, जिसका हमें भरपूर
उपयोग करना चाहिए और वो अच्छी खाद बनाने के लिए हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। तो अब आपने क्या करना है, जब आपका 18 से 20 दिन पुराना जब वो गोबर हो जाए तो उस गोबर में मैंने जैसे आपको बताया कि केंचुए उसमें आपने डाल देने हैं। और मैं आपको एक छोटा सा एक और थोड़ा सा बताता हूं कि केंचुओं को जीने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और केंचुओं को अगर अपने सिंपल थंब रूल से बोलें तो 70% मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। जो हमारे गर्म इलाके हैं वहाँ के किसान भाइयों को हो सकता है कि तीसरे दिन की बजाय दूसरे दिन भी पानी देना पड़ सकता है। और पर्टिकुलरली जब गर्मियों का मौसम होता है तब आपने पानी का विशेष ध्यान रखना है। अगर पानी नहीं होगा तो केंचुए उसमें अपना पूरा कार्य नहीं करेंगे। और दूसरा क्या ध्यान रखना है, मैंने पेड़ के नीचे इसलिए बोला कि डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, जिससे आपका एक तो पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर उड़ता है और दूसरे क्या होता है कि जो केंचुए जो है उनको ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि केंचुए रहने के लिए अंधेरा पसंद करते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास कोई पुरानी गन्नी बैग जिसको बोलते हैं, जिसे चीनी की बोरी पहले जो आती थी, चावल की बोरी आती थी जो सूत की बनी होती थी, उस तरह की बनी होती थी, अगर वो बोरी फटी पुरानी है तो उसके ऊपर आप डाल सकते हैं। और अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब आपका फाइनल प्रोड्यूस बन जाए, आपको कब इसको हार्वेस्ट करना है वर्मी कंपोस्टिंग को, तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये वर्मी कंपोस्ट है ये पूरी तरह से तैयार है और इसकी टेक्सचर जो है वो इस तरह का होता है। इसका रंग जो है ये गहरे भूरे रंग का होता है और इसमें कोई भी आपको ऐसा सब्सटेंस नहीं दिखेगा, जैसा कि आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जो हमारी देसी खाद है जब उसका आप टेक्सचर देखेंगे उसमें आपको गोबर भी दिखेगा, उसमें आपको कार्बनिक पदार्थ भी दिख रहे होंगे और वो उस तरह का टेक्सचर उसका होता है। जब तैयार ये हो जाती है तो आपने उस टाइम 5 से 6 दिन पहले इसमें पानी देना बंद कर देना है। और पानी देना जब आप इसमें बंद कर देंगे तो केंचुओं का, जैसे मैंने आपको अपनी चर्चा में शुरू में बताया कि उनको मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो पानी की खोज में नीचे नीचे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे जा करके, और बाहर के जो सारा मटेरियल है उसको आप निकाल सकते हैं। इसे अलग करने के लिए बेड की बाहरी आवरण सतह को एक तरफ से हटाते हैं। ऐसा करने पर जब कीचुए बेड में गहराई में चले जाते हैं तब कीचुआ खाद को बड़े आसानी से अलग कर सकते हैं। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। और निकालने के बाद हमारे किसान भाई, जैसे आप देख रहे होंगे ये जाली है, सिंपल जाली जो हमारे रेत छानने के काम आती है, उस तरह की एक जाली लेकर के भी आप इस खाद को छान सकते हैं। और जो इसमें थोड़ा बहुत मोटा मटेरियल होगा उसको अगले बार जब अगला साइकिल आप इसका वर्मी कंपोस्ट का लेंगे तो वहां पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तरबूज गर्मियों में खाया जाने वाला पसंदीदा फल होता है।
पानी से भरपूर तरबूज लोगों को तरोताजा रखता है। इसके साथ ही जो किसान तरबूज की उन्नत तरीके से खेती करते हैं उन्हें अच्छी आय भी मिलती है। तो यदि आप तरबूज की अगेती खेती करते हैं तो मंडी में आपको अधिक भाव मिलेगा। तो आप किस प्रकार से करें तरबूज की अगेती खेती, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी से। तरबूज की खेती के लिए अभी जो हम बात करने जा रहे हैं ये बहुत अच्छा उपयुक्त समय है, इसलिए कि तरबूज जनवरी से लेकर के मार्च तक आपका वो बलुआही ज़मीन में और हिली एरिया में, मतलब पहाड़ी एरिया में मार्च से लेकर के अप्रैल तक आप लगा सकते हैं। तो अभी बहुत अच्छा समय है आगात फसल लेने के लिए। तो किस्म की जब बात करते हैं तो आप देखे होंगे तरबूज बहुत बड़ा होता है, देखिएगा 8-10 केजी का एक होता है, एक 2-3 केजी का होता है। तो ऐसे हम कहते हैं कि असाती पोमैटो, शुगर बेबी, अर्का ज्योति है, काशी पीताम्बर है, पूसा वेदना और असाती पोमैटो बताया। इसमें से कोई भी एक वैरायटी मिलती है। बस ये ध्यान रखना कि असाती पोमैटो जो है वो 8 से 10 माने बड़ा फल वाला है। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम दवा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। खेती करने के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे सही होती है। अच्छी पैदावार लेने के लिए मिट्टी का पीएच 5.5 से 6.8 तक होना चाहिए। हालांकि मध्यम अम्लीय इलाकों में भी इनकी खेती की जा सकती है। इसके लिए खेत की गहरी जुताई के बाद 2 बार कल्टीवेटर और आवश्यकता अनुसार रोटावेटर तथा पाटा चलाकर खेत तैयार करें। उसके बाद हम मेढ़ बनाते हैं। मेढ़ का आधार की चौड़ाई लगभग 1 से 1.25 फीट की होती है और फिर उसके बाद 2.5 से 3 मीटर का प्लेन जमीन, टेबल जैसा जमीन होता है। तो अब हम क्या करते हैं, या तो हम बीज को लगाना है तो या तो हम डायरेक्ट मेढ़ में लगा देंगे, या फिर जैसे अभी ठंडा है और आपको पहले का मार्केट पकड़ना है तो बहुत अच्छा होगा कि आप नर्सरी में उसका पौध की तैयारी करें। अब आपको नर्सरी उगाना है तो अच्छा होगा कि पॉलीथीन में खाद दे करके नीम की खल्ली जरूर दें, गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट, जिसको केचुआ खाद आप कहते हैं, ठीक से मिट्टी में मिला करके पॉलीथीन में भर लेते हैं। 2 से 3 बीज प्रत्येक पॉली बैग में लगा दिया। बीज की गहराई लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर की होगी। बैग जो आप रखें एक साथ तो एक लेयर बन जाएगा, एक अस्तर बनेगा। उस अस्तर को ठीक से ढक दें, पॉलीथीन शीट से ठीक से ढक दें। और ऊपर से तो आपका ढका हुआ है ही, क्योंकि वो पॉली हाउस है। ज़रूरत के अनुसार आप पानी दें, ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब बीज लगाएं तो पानी देना ही देना है, इसलिए कि बीज सुषुप्तावस्था में होता है, उसकी तंद्रा टूटनी है, उसका अंकुरन होना है। अब जैसे अंकुरन आपको दिखाई देने लगे, पॉलीथीन का शीट जो लगा है वो हटा देंगे और उसके बाद फिर अंकुरन अपने आप होने लगेगा। तो करीब 35 दिन में आपका वो बिछड़ा तैयार हो जाएगा। कहीं भी खेती करनी हो, आप मिट्टी जांच तो करा ही लिए होंगे, अगर नहीं कराए होंगे तो अभी समय है, करा लीजिए, इसलिए कि इससे पता चलता है कि मिट्टी को भूख कितनी है। लेकिन अगर नहीं करा पाए हो तो सामान्य तौर पर 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खाद लगता है। तो सामान्य तौर पर नाइट्रोजन 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। आगे बताएंगे कि यूरिया एक ही बार नहीं दे देते हैं, वो 3 स्प्लिट डोजेज में देते हैं, क्योंकि आपकी मिट्टी बलुआही है, बलुआही या दोमट है, इसलिए यूरिया फ्रीक्वेंट डोजेज में देते हैं, बार बार देते हैं, 3 बार में देते हैं। खेत में लगभग 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना लें। एक नाली से दूसरी नाली की दूरी फसल की बेल की बढ़वार के अनुसार 1.5 मीटर से 5.0 मीटर तक रखें। बुआई से पहले नालियों में पानी लगा दें। जब नाली में नमी की मात्रा बीज बुआई के लिए उपयुक्त हो जाए तो बुआई के स्थान पर मिट्टी भुरभुरी करके 0.50 से 1.0 मीटर की दूरी पर बीज बोएं। एक किनारा है, दूसरा किनारा है, ये किनारे पे आपको 3 बीज लगाने हैं या 2-3 बिछड़े लगाने हैं। इसी तरह इस किनारे पे आपको 8 से 12 सेंटीमीटर की दूरी है,
ये आपको इस किनारे पे आपको फिर से 3 बीज लगाना है या 2 से 3 बिछड़े लगाने हैं। 1.5 मीटर पे फिर से ऐसे ही लगाना है बाएं दाएं, फिर 1.5 मीटर पे बाएं दाएं। और हमेशा ध्यान रखना है, चूंकि ये गर्मी का फसल है, ये लत्तेदार फसल है, गर्मी का फसल है, जल जमाव की बात नहीं है। जैसी जरूरत होगी आवश्यकता अनुसार आपको ठीक से खाद देना है, सिंचाई करनी है। सिंचाई खाद देने के तुरंत बाद आपको सिंचाई करनी है। फसल से समय समय पर खरपतवार निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर खरपतवार नहीं निकालेंगे तो पौधों में कीट लगने का डर रहता है और खरपतवार पौधों को बढ़ने भी नहीं देते हैं। जरूरत पड़ने पर फसल में 3 से 4 बार हल्की निराई गुड़ाई करें। निराई गुड़ाई के समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधों की जड़ों और बेल को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह से अगर हम ध्यान रखेंगे और इस तरह से खेती करेंगे तो निश्चित रूप से वही लाल रसीला जैसा आप हिष्ट-पुष्ट पौधा चाहेंगे, हिष्ट-पुष्ट फल चाहेंगे, आपकी आमदनी भी हिष्ट-पुष्ट हो जाएगी, आप भी हिष्ट-पुष्ट हो जाएंगे, परिवार सुखी होगा और अंततः पूरा एक वातावरण खुशहाल होगा। किसान की आमदनी 2 गुनी क्या 3 गुनी 4 गुनी भी हो सकती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अनार की बागवानी अपने राज्य में बहुत से किसान करते हैं, लेकिन इन बागों में कई तरह के कीटों जैसे अनार की तितली, फल छेदक, मिलीबग और छाल भक्षक कीटों का प्रकोप होता रहता है, जो कि फलों का उत्पादन तो कम करते ही हैं, साथ ही फलों की क्वालिटी भी खराब कर देते हैं। ऐसे में नुकसान से बचने के लिए किसानों को समय रहते इन कीटों की रोकथाम करनी होगी। तो अनार के बागों में कीटों की रोकथाम कैसे करें, इसके बारे में बता रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सिराजुद्दीन। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अनार के प्रमुख कीटों के बारे में। तो जो सबसे पहला प्रमुख कीट है आपके अनार का, उसका नाम है अनार की तितली। अनार की मादा तितली अनार के पुष्प और बनते फलों पर या फल के पास वाली पत्तियों और तने पर अंडे देती है। अंडे से 7 से 10 दिनों में लट निकलकर बनते हुए फलों में प्रवेश कर जाती हैं, जो कि फलों के अंदर बीजों को खाती रहती है, जिससे फल सड़कर नीचे गिर जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए ग्रसित फलों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें या फिर इन्हें जला दें। साथ ही एक लाइट ट्रैप प्रति एकड़ लगाकर इस कीट की मॉनिटरिंग करें। फलों के पकने से पूर्व बटर पेपर से या मसलिन क्लॉथ से ढक दें। अधिक कीटों का प्रकोप होने पर इंडोस्कार्ब दवा आधा मिलीलीटर या स्पाइनोसाइड 45 SC दवा आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फूल तथा फल बनते समय छिड़काव करें और ये 15 से 20 दिन के अंतराल पर पुनः दोहराएं। दूसरे प्रमुख कीट की अगर बात करें तो अनार में दूसरा प्रमुख
कीट है तना छेदक, जिसे हम स्टेम बोरर के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि इस कीट का जो इलिया होती है वो शाखाओं के अंदर छेद बनाकर अंदर चली जाती है और अंदर ही अंदर शाखाओं को खोखला कर देती है, और खोखला करने की वजह से वो पीली पड़ जाती हैं और सूख जाती है। अब इसके अगर प्रबंधन की हम बात करें तो अगर कीट का प्रकोप आपको दिख रहा है तो उस अवस्था में जो मुख्य तना है उसके आसपास हमें क्लोरपायरिफॉस नामक दवा की 2.5 ml प्रति लीटर का घोल बनाकर ड्रेंचिंग कर देनी चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा अगर उसका प्रकोप आपका हो रखा है तो हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर उसका प्रकोप है उस छेद में आपका डाइक्लोरोवॉस, जिसे कि हम नुआन नाम से भी जानते हैं इस दवा को, उसका 2 ml प्रति छेद में आपका भर देना चाहिए और उस छेद को हमें क्या कर देना चाहिए, आपकी गीली मिट्टी से बंद कर देना चाहिए। तीसरे प्रमुख कीट की अगर बात करें तो उसको माहू बोलते हैं या जिसे लाही के नाम से भी जाना जाता है, और इंग्लिश में इसको एफिड के नाम से जानते हैं। तो जो नई शाखाएं होती है या पत्तियां होती है, जो पुष्प होते हैं, उसका ये रस चूसने लगते हैं और इसके परिणाम स्वरूप ये जो पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो साथ ही साथ इसमें हनी ड्यू का सिक्रेशन देखने को मिलता है और उसकी वजह से इस पर एक फुफुंद लग जाती है जिसे हम शूटी मोल्ड बोलते हैं, जिसकी वजह से आपकी पत्तियों पर इसकी जो परत जमती है उसकी वजह से उसका प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। इसके अलावा कीट और रोग व्याधियों से बचने के लिए बाग का नियमित निरीक्षण करें। बाग में उग रहे खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें। रोग एवं कीट ग्रसित शाखा को काट कर जला दें। बाग में लाइट ट्रैप और येलो ट्रैप लगाएं। बाग की नियमित सिंचाई करें और सही समय पर उर्वरकों की उचित मात्रा का प्रयोग करें। इस प्रकार अनार के बाग कीट और रोग मुक्त रहेंगे और अच्छी पैदावार देंगे। तो अगर इसके प्रबंधन की हम बात करें तो अगर प्रारंभिक आपका प्रकोप हो रखा है तो हम डायमेथोएट आपका जो दवा है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जो दर रहेगी वो 2 ml प्रति लीटर पानी में आप इसका घोल बनाकर छिड़क सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा आपका प्रभावित है तो आप इमिडाक्लोप्रिड इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका 1 ml 3 लीटर पानी में मिलाकर इसको हम छिड़क सकते हैं। चौथा जो प्रमुख कीट है इसका वो है मिलीबग, जिसको हम आपका दहिया या दूधिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि अगर इसका प्रकोप होता है आपके पेड़ों पर तो सफ़ेद मोमी कपास जैसा तत्व देखने को मिलता है, और अगर इसका तीव्र संक्रमण हो रहा होता है तो सफ़ेद चूने से जैसे आपके पेड़ को रंग दिया हो ऐसा ये दिखाई देता है। तो इसके प्रबंधन की अगर हम बात करें तो हम इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं या डायमेथोएट आपका छिड़काव कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। और कभी कभार आपका बहुत जगहों पर दीमक का प्रकोप भी देखने को मिलता है, तो अगर दीमक का प्रकोप आपको देखने को मिल रहा है तो हम क्लोरपायरिफॉस नामक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। 2 ml प्रति लीटर पानी के में मिलाकर इसको छिड़काव करा जा सकता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव खड़ी जिला कोटा के देवेंद्र कुमार ने। आपने आलू की फसल में झुलसा रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई नमस्कार। ये जो आलू फसल की आप लोगों की देख रेख आवश्यक है और निगरानी भी बहुत आवश्यक है। भारत में आलू का उत्पादन मुख्यतः सब्जी के लिए किया जाता है। यहाँ कुल उत्पादन का करीब 90% सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन देखने में आता है कि इस फसल से अच्छी उपज किसानों को तभी मिलती है जब वो फसल का प्रबंधन उचित समय पर करते हैं। तब निगरानी से ही पता चलता है कि मेरा कौन पौधा स्वस्थ है और कौन पौधा अस्वस्थ हो रहा है। आपके फसल को वो पिछात झुलसा रोग आलू में वो आक्रांत कर सकता है। तो आप कहेंगे किसान भाई कि पिछात झुलसा को हम कैसे पहचानें? तो पत्तियों के किनारे से पे एक
धब्बा होता है, पनीला धब्बा होता है, पानी लिए हुए धब्बा होता है, जो कि ऊपर की ओर मुड़ता है। तो जब ऊपर की ओर मुड़ता है और वो देखिएगा कि अभी सुबह में एक पौधे पर दिख रहा है, लेकिन शाम में जाइएगा तो वो सीधे 8 पौधे पे दिखेगा, फिर अगले सुबह में 64 पौधे पे। तो इस तरह इतना तेज़ी से फैलता है ये किसान भाई कि इसको अगर समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया जाए तो आप अपने फसल को नहीं बचा पाएंगे। किसान भाइयों, आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग का प्रकोप काफी देखने को मिलता है, जो अल्टरनेरिया कवक द्वारा फैलता है। इस रोग के लक्षण शुरुआत में पौधे की निचली पत्तियों पर छोटे गोले से अंडाकार भूरी धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं और इस रोग से प्रभावित कंदों पर दबे हुए धब्बे तथा नीचे का गुदा भूरा और शुष्क हो जाता है। इसलिए इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। तो पहले तो मौसम को देख लें कि इस तरह का मौसम है, और अगर प्रोफाइलेक्टिक मेजर में कहें तो रीडोमिल MZ दवा जो है वो बहुत कारगर है। हाँ, तो रीडोमिल MZ दवा जो है 1.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें तो आपका ये फसल सुरक्षित रहेगा। और दूसरा छिड़काव भी आपको इसमें 2 सप्ताह बाद कर देने पड़ेंगे। तो ये सभी करते रहें तो आप अपने फसल को बचा सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।